हेलो गाइस, कॉमेट लर्निंग में आपका स्वागत है। तो हमारा नया वीडियो लेकर के हम आ चुके हैं। हमारा नया टॉपिक जो कि है भाई सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में कैसे सर्कुलेशन होता है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, आज से एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होता है। वही तीन चीज जो हम देखने वाले थे, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ये तीन कंपोनेंट जब देखेंगे फिर ये सारी चीजें साथ में कैसे वर्क करती है ये देखेंगे, और किस तरीके से पूरा सर्कुलेशन हमारा कंप्लीट होता है ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आज की क्लास में हम पूरा ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड कैसा होता है, सारी चीजें आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम देख रहे हैं, क्योंकि एक और सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम जो कि सबसे लास्ट में दिएगा, हमारा लास्ट टॉपिक है ना। जो हमारा ब्लड वस्कुलर सिस्टम है ये तीन कंपोनेंट से बना है बच्चों। तीन कंपोनेंट, एक होता है ब्लड, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स और तीसरा होता है हार्ट। ये तीन चीज वही लास्ट टाइम मैं क्लास में बताया था भाई, गाड़ी, पेट्रोल और सड़क। जैसे तीनों हम चलने के लिए बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलेगी, बिना सड़क के भाई गाड़ी चलाएंगे कहां, और बिना गाड़ी के चलाएंगे किसको। वैसे ही बिना ब्लड के कौन सर्कुलेट होगा, बिना ब्लड वेसल्स के कहां सर्कुलेट होगा, और बिना हार्ट के कैसे सर्कुलेट होगा। तो ये सारी चीजें अपने को देखनी है। तो बता रहा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शन, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। ये जो हमारा सर्कुलेशन है ये ट्रांसपोर्टेशन के भी काम में आता है, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी आता है। ये प्रोटेक्शन भी करता है और बच्चों होमियोस्टैसिस भी मेंटेन करके रखता है। क्या होता है होमियोस्टैसिस? क्या होता है ना कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट से थोड़ा सा अलग होता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना उसको कहते हैं हम होमियोस्टैसिस। क्या कहते हैं? होमियोस्टैसिस। नाउ होमियोस्टैट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट बना के रखना। ठीक है। सो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, क्योंकि हमने बोला कि हमको देखना है ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल। तो जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है ब्लड, उसका कंपोजिशन देखते हैं कि भाई ब्लड कैसे बना हुआ है। ठीक है, किन किन चीजों से बना हुआ है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो ब्लड है ना, दो पार्ट से बना हुआ है। इट्स दो पार्ट, एक सॉलिड एक लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड। लिक्विड को प्लाज्मा कहते हैं और सॉलिड को हम कॉर्पोस्कल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पोस्कल्स। जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है ऑब्वियसली लिक्विड पार्ट होता है। तो क्या बता रहा है? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ब्लड, उसको कहते हैं अपन हेमेटोलॉजी। अगर टोटल ब्लड वॉल्यूम की बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो वो लगभग 4 से 6 लीटर के बीच में होता है। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन मतलब ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है। देखो जब एम्ब्रियो बनता है बेटा, तो सारे जो टिश्यूज या सेल्स है हमारे, 3 ही जर्म लेयर से बने हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो जो हमारा ब्लड है वो कैसा ओरिजिनेटेड है? मीजोडर्मली, यानी कि मीजोडर्म से बना हुआ है। हमारा हार्ट भी मीजोडर्मली ही ओरिजिनेटेड है। तो इसका जो पीएच होता है कितना होता है? 7.4। और आपको पता है 7.4 यानी कि अल्कलाइन, यानी कि बेसिक, स्लाइटली थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, जिसका टेस्ट अगर आप चखने की कोशिश करो तो थोड़ा सा सॉल्टी होता है। ऑब्वियसली विस्कस होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है एज कंपेयर टू वाटर, और थोड़ा सा उससे हैवी होता है। क्योंकि हम वाटर से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो उससे वो थोड़ा सा विस्कस और हैवियर होता है। क्लियर है यहां तक के चीजों को? अब क्या होता है कि देयर आर टू मेन कंपोनेंट, ब्लड के दो मेन कंपोनेंट, एक प्लाज्मा और एक है भाई ब्लड सेल, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि फॉर्म्ड होते हैं। जो कि 55% जो है हमारा उसमें प्लाज्मा होता है, यानी कि लिक्विड पार्ट जाता होता है। बचा हुआ 44% कौन है? सेल। तो प्लाज्मा, आखिर ये प्लाज्मा है क्या? ये कुछ नहीं है, लिक्विड पोर्शन है। अगर आप अपने ब्लड से प्लाज्मा को अलग कर सकते, बहुत ईजी है। देखो ब्लड निकालो, देन उसको ट्यूब में डालो, शेक करो, देन उसको छोड़ दो। तो क्या होता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल है नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और ऊपर पे देखना आप थोड़ा सा पेल येलोइश कलर का आपको फ्लूइड देखने को मिलेगा, वो होता है प्लाज्मा। तो फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। कलर जो होता है इसका स्ट्रॉ और पेल येलो कलर का होता है, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन और विस्कस होता है। प्लाज्मा कंटेन 55% ऑफ ब्लड। प्लाज्मा में क्या होता है, टोटल ब्लड का 55% कौन है?
ब्लड है, प्लाज्मा है। कौन है? प्लाज्मा। टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा है। देखो क्या है कि ये जो क्लास रहने वाली है ना बेटा अपनी, ये थियोरेटिकली रहने वाली लगभग। इसका मतलब ये है कि पूरे थेरी चीज है कि हाँ ये एग्जैक्ट ऐसा है तो ऐसा है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि भाई ऐसा, मतलब कि इसको कुछ और अलग तरीके से समझाए। मेरा काम ही है कि बस इसको सिंपल थिंग्स में आपको मैं बता सकूं, बाकी इसमें कुछ और अलग से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ही है कि भाई ब्लड का ये कंपोजिशन है, इतना ये है, इसमें इतने सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स ये इस तरीके से वर्क्स करते हैं, इनका साइज ऐसा है, इनका फंक्शन ऐसा है। बस यही चीज अपने को इस क्लास में देखनी है। तो ठीक है, इसलिए अपन थोड़ा सा फास्ट इसको कवर अप करेंगे क्योंकि बहुत इजी चीज है। देखो अब क्या होता है कि जो ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। ऑब्वियसली सर्कुलेट हो रहा है। अगर ये क्लॉट हो गया तो सर्कुलेट हो पाएगा क्या? नहीं। तो ये क्लॉट ना हो इसकी जिम्मेदारी उठाता है हेपेरिन। कौन उठाता है? हेपेरिन। और हेपेरिन को अपन एंटी कोएगुलेंट्स बोलते हैं। क्यों? कोएगुलेशन करना यानी कि जमाना, कोएगुलेशन यानी कि जमाना, और एंटीकोएगुलेशन यानी कि उसको जमने नहीं देना। वो काम कौन करता है? हेपेरिन। सो मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है कौन? हेपेरिन। हेपेरिन क्या करता है भाई? कोएगुलेशन से ब्लड को बचाता है। अगर ब्लड कोएगुलेट हो गया, जम गया, तो वो फ्लो हो पाएगा क्या? नहीं, सर्कुलेट ही नहीं हो पाएगा। तो प्लाज्मा के बारे में जस्ट बेसिक सी थिंग्स है, और आपकी बुक में दिया होगा थोड़ा सा और चीजें, वो आप पढ़ लेना। क्योंकि मैं हमेशा बोलता भाई बुक पढ़ो, क्योंकि बुक ऐसे ही नहीं बनाई गई है, उसके एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस बहुत काम का होता है। नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि ब्लड सेल, जो कि ब्लड में फॉर्म होते हैं, जैसे कि आरबीसी भाई फॉर्म होगा कहां? बोन मैरो में बनेगा। डब्ल्यूबीसी फॉर्म्ड होते हैं, प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। द ब्लड सेल दैट आर प्रोड्यूस इन द बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। जो कि टोटल कितना होता है ब्लड का? 44%। क्योंकि 55% कौन है? 55% तो हमारा प्लाज्मा है। कौन है भैया? प्लाज्मा। तो बचा हुआ 44 कौन है? ब्लड। यस, देयर इज 1% इज लेस। तो देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेल। कौन? रेड ब्लड कॉर्पोस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पोस्कल्स और द प्लेटलेट्स। जो सॉलिड पार्ट है वो 3 चीज से बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और द प्लेटलेट्स। इन्हीं के दूसरे नाम है एरिथ्रोसाइट्स। क्या? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड द लास्ट वन विच इज थ्रोम्बोसाइट। तो सेपरेशन, जब हमको इनको अलग करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई? प्लाज्मा से इनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज द मेथड। इसमें क्या किया जाता है? एक मशीन भी होती है भाई, उस पर ट्यूब डाल दिया जाता है, देन वो ऐसे गर गर घूमता है और उसको फिर छोड़ दिया जाता है। तो थोड़ी देर में क्या हो जाता है? जो सॉलिड पार्टिकल है सेटल डाउन हो जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और प्लाज्मा क्या ऊपर की तरफ आ जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस जिसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते है। तो जो हमारा पहला कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पोस्कल्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स, उसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारा आरबीसी है। आरबीसी कैसा होता है? बायकॉन्केव शेप का ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए कुछ वो इस तरीके से होता है, बायकॉन्केव शेप का। यहीं पर तो हमारे क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। कौन प्रेजेंट होता है इसी में? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और यही हीमोग्लोबिन से ही तो ऑक्सीजन बाइंड होता है। पिछले क्लास में यही तो देख करके आए थे हम लोग, है क्या नहीं? रेस्पिरेशन वाले इसमें। सो इट इज द मोस्ट अबंडेंट सेल, सबसे ज्यादा पाया जाता है ये हमारे बॉडी में। जो इसका शेप होता है सर्कुलर बायकॉन्केव होता है। देखो बेटा, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट है। सिर्फ कुछ ही केस है, जैसे कि कैमल और लामा के केस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नाउ द माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है, एंड द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल यानी कि ऐसे ऑर्गेनल जिसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन हो, ऐसे बहुत सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज जैसी चीज। नाउ इट इज रेड ब्लड, इट इज रेड कलर ड्यू टू ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। इसका कलर रेड होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है, और वो कौन है? हीमोग्लोबिन। जो टोटल नंबर होता है आरबीसी का, वो कितना होता है पर क्यूबिक एमएम? वो होता है भाई उसको, ओके यस, क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आरबीसी फाउंड इन पर क्यूबिक ब्लड इज कॉल्ड आरबीसी काउंट। जितना भी पर क्यूबिक एमएम में प्रेजेंट होता है आरबीसी, उसको कहते हैं अपन आरबीसी काउंट, जो कि नॉर्मली मेल में देखा जाता है 5.1 टू 5.8 मिलियंस पर एमएम क्यूब, एंड द फीमेल में 4.3 टू 5.2 एमएम
पर क्यूब, ओके। जिसकी जो लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है, जो हमारे आरबीसी होते हैं 120 दिन तक के जिंदा होते हैं, 120 दिन तक के ही जिंदा रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। बोन मैरो से बनना स्प्लीन या लीवर में जाके उनकी डेथ हो जाती है। 120 दिन के बाद फिर नए आरबीसी बनते हैं, पुराने फिर, तो हर 120 दिन में आरबीसी क्या होते हैं, बनते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ये आरबीसी के बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, एरिथ्रोपोइएसिस, क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइएसिस। फिर बोल रहा है कि आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कहां से फॉर्म होते हैं भाई, ये हीमोसाइटोब्लास्ट या रेटिकुलोसाइट्स जो सेल्स होते हैं वहां से ये फॉर्म होते हैं। एरिथ्रोपोइएटिक ऑर्गन, यानी कि जहां पर एरिथ्रोपोइएसिस होता है, यानी कि आरबीसी बनाए जाते हैं कहां पर, अगर किसी छोटे नवजात शिशु यानी कि बच्चे की बात करें तो वो लीवर में होता है और स्प्लीन में होता है, लेकिन एडल्ट में कहां होता है, ये रेड बोन मैरो में, यानी कि बोन मैरो में। बोन मैरो कहां होता है, बोन के अंदर होता है, ओके। नाउ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी के नंबर इंक्रीज हो गए, जो नॉर्मल रेंज है 5.2 से लेके 5.8 के बीच में 4.2, तो ये जो नॉर्मल रेंज है अगर इससे भी ज्यादा हो गए हमारे आरबीसी के नंबर तो उसको क्या कहते हैं हम, पॉलीसाइथेमिया। अगर आरबीसी के नंबर नॉर्मल रेंज से कम हो गए तो उसको क्या कहेंगे हम, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। देन मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स आर एम्प्टी ऑफ न्यूक्लियस, भाई जो एक मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स होता है, हमने अभी बात की कि एरिथ्रोसाइट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं होते। साइटोप्लाज्म इज रिच इन हीमोग्लोबिन एंड O2, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीनेशियस पिगमेंट दैट गिव रेड कलर टू द आरबीसी एंड ब्लड। It contains an enzyme कार्बोनिक अनहाइड्रेज, इसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। जब हमने CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देखा था, क्या CO2 का जब ट्रांसपोर्टेशन देखा था तो वहां पर कार्बोनिक अनहाइड्रेज एक एंजाइम था जो कि काफी फास्ट एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो कि कार्बोनिक एसिड को कन्वर्ट कर रहा था। क्लियर है, तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इसमें प्रेजेंट होता है। नाउ अब बता है कि इसका काम क्या है भाई, काम बहुत इजी है, रेस्पिरेटरी गैस से इसको कैरी करना, जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, किसको, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, ब्लड के पीएच को मेंटेन रखना और इट मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, जो विस्कोसिटी है ब्लड की उसको भी मेंटेन करके रखता है। नाउ हीमोक्रिट, हीमोक्रिट डिफिनेशन के लिए आ सकता है 1 मार्क के लिए दिस ईयर, तो इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूम, अदर एक ऐसा रेशियो है किसके बीच में, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, किसका, वॉल्यूम ऑफ टोटल आरबीसी इन टोटल ब्लड वॉल्यूम, इन टोटल ब्लड वॉल्यूम। सो क्या बोल रहा है, रेशियो वॉल्यूम ऑफ ब्लड आरबीसी टू द टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, इट इज डिफरेंट फॉर मेन एंड वुमेन, ये मेन के लिए अलग और वुमेन के अलग होता है। क्यों, क्योंकि आरबीसी काउंट दोनों में अलग होता है और दोनों में टोटल ब्लड का भी काउंट अलग होता है। क्लियर है यहाँ पे, तो जो टोटल वॉल्यूम है आरबीसी का उससे अपन डिवाइड करेंगे किसको भाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड से, तब हमारा हीमोक्रिट रेशियो निकल करके आएगा। नाउ हीमोग्लोबिन जो कि कहां प्रेजेंट होता है भाई, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है आरबीसी के, काफी इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, हीमोग्लोबिन को ही हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन, मैं काफी बार बताया, हीमोग्लोबिन नाम से समझ में आता है, हीमो का मीन्स होता है आयरन, क्या होता है, आयरन। ग्लोबिन्स मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन, क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन, तो आयरन और प्रोटीन से मिलकर हमारा क्या बना है भाई, हीमोग्लोबिन। तो इसमें 2 चेन पाई जाती है, सारी चीजें देखेंगे। हीमोग्लोबिन के बारे में क्या बताया है कि एरिथ्रोसाइट कंटेन 270 मिलियन, देखो एक एरिथ्रोसाइट पे 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं आरबीसी के, एक आरबीसी के मॉलिक्यूल पे 270 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन इन ब्लड फॉर मेन, अगर मेन की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन नॉर्मली कितना होता है, 14 to 17 ग्राम्स परसेंटेज, और वुमेन में 13 to 15 ग्राम परसेंटेज, ओके। सो ये एक हम बोलते हैं ना कि भाई आप में कितना हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से ही बताते हैं कि ब्लड का रेशियो कितना है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो बोलते हैं कि आप में खून की कमी है, अगर हीमोग्लोबिन कम है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, क्या बोलते हैं, एनीमिया। लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स, क्या है, प्रोटीन और आयरन का कॉम्प्लेक्स है, कौन, हीमोग्लोबिन। तो वही तो बताया, आयरन और प्रोटीन का ये क्या है भाई, बना हुआ, इसलिए प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसमें कि 4 पॉलीपेप्टाइड यानी कि ग्लोबिन चेन होती है, जिसमें से 2 अल्फा और 2 बीटा।
जिसमें से बीटा और अल्फा, दो बीटा चेन प्रेजेंट होती है, और आयरन पोरफायरिन यानी कि हीम यानी कि आयरन वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि अटैच करता है चेन, एंड ऑल 4 चेन आर बाउंड टुगेदर। ये जो आयरन पोरफायरिन है ना बेटा, हम क्या बोल रहे हैं कि 2 बीटा चेन है, 2 अल्फा चेन है, तो ये 2 बीटा चेन 2 अल्फा चेन को यही हमारा आयरन पोरफायरिन क्या कर रहा है, बाइंड करके रखता है। ओके, क्लियर है यहां तक के? फिर आगे क्या बताया हीमोग्लोबिन के बारे में कि हर एक हीम ग्रुप कैन कैरी 1 O2। हर एक हीम जो होता है 1 O2 कैरी करता है, और एक हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल्स होता है वो टोटल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, कैरी करता है, और क्या बनता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। CO2 इंटैक्ट विथ अमाइनो एसिड रेसिड्यू ऑफ ग्लोबिन चेन एंड फॉर्म कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। मैंने बताया था कि जो अमाइनो टर्मिनल है, अमाइनो टर्मिनल वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है, दैट्स व्हाई अपन इसको क्या कहते हैं, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। आयरन ऑफ हीम ग्रुप इज स्टोर्ड एज फेरेटिन इन द लीवर। जो आयरन है उसका हीम ग्रुप स्टोर्ड होता है फेरेटिन के फॉर्म में, कहां पर, लीवर में, और पॉलीमॉर्फिन ग्रुप ऑफ हीम इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीन पिगमेंट जिसको कहते हैं बिलिवर्डिन, और यही बिलिवर्डिन कन्वर्ट हो जाता है हमारे ऑरेंज कलर बिलुरुबिन में। किसमें भाई, बिलुरुबिन। देखो क्या होता है कि जब डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, हमने क्या बोला 120 दिन में आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जब 120 दिन में आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में यह बिलुरुबिन क्या होता है, रिलीज होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यही जब बॉडी से बाहर नहीं आ पाता, इन द सेंस कि जब बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर इसका फॉर्मेशन हो रहा है बिलुरुबिन का, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये हमारे बॉडी में अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाके क्या होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसके वजह से हमारी आईज, नेल्स, फेस थोड़ा सा पेल येलोइश कलर देखने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई इसको पीलिया हो रहा है, पीलिया हो रहा है। यस, बिलुरुबिन, एक्सेस बिलुरुबिन के वजह से हमको जॉइंडिस होता है। क्या होता है, जॉइंडिस होता है। नाउ दिस बिलुरुबिन पिगमेंट्स आर एडेड टू बाइल जूस। तो यही बिलुरुबिन पिगमेंट अगर नॉर्मली तरीके से बन रहा है और बाइल जूस में ऐड होता है तो हमारे फीसेस के थ्रू बाहर आता है, दैट्स व्हाई फीसेस का कलर थोड़ा सा येलो दिखता है। ओके, नाउ फाइनली रिमूव्ड ऑफ बॉडी अलोंग विद द फीसेस। क्लियर है यहां तक के सभी को? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज वाइट ब्लड कॉर्पोस्कल्स। बोले तो डब्ल्यूबीसी या फिर ल्यूकोसाइट, इसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। सो डब्ल्यूबीसी जो है ना हमारे ब्लड कंपोनेंट्स में काफी बड़ा टॉपिक है। सो सिंपल सा क्या है, ब्लड वेसल, सॉरी डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी है ये क्या बताता है कि ये हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है। डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी ये एक इम्यून सिस्टम में काफी हेल्प करता है। तो अब क्या है ना, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं बेटा ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट और एक होते हैं अग्रैनुलोसाइट। अब क्या होता है ग्रैनुलोसाइट, अग्रैनुलोसाइट? ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रैन्यूल्स। क्या कहते हैं, ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ऐसे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसके अग्रैनुलोसाइट के साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अग्रैनुलोसाइट्स। यहां पर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट्स। अब डिपेंडिंग ऑन द स्टेन ऑब्जर्व, ये 3 टाइप के होते हैं। ये होते हैं एसिडोफिल, ये होते हैं एसिडोफाइल, एसिडोफाइल बोलो, न्यूट्रोफाइल और बेसोफाइल। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये एसिड वाला स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी एसिड वाला स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं उसको एसिडोफिल बोलते हैं, जो भी न्यूट्रल वाला स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं उसको न्यूट्रोफाइल, और जो बेसिक वाला उसको बेसोफिल। अब जो हमारा ग्रैनुलोसाइट्स है ये भी एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट, याद आया कि लिम्फोसाइट नाम सुन के, और एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट भी 2 टाइप के होते हैं भाई, एक बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। ये सारी चीजें अपने को अब इसी डब्ल्यूबीसी के अंदर देखनी है। तो अब क्या बता रहा है कि दे आर कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड। जैसे कि हमने देखा था कि आरबीसी जो होता है वो रेड कलर का होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। यहां पर उल्टा है, यहां कलर नहीं होता, न्यूक्लियस होता है। सो कलरलेस और न्यूक्लिएटेड। शेप इज एमेबॉइड, एमेबॉइड जैसे कि अमीबा का शेप नहीं होता है क्या, ऐसा ऐसा, लगभग इसका भी शेप ऐसा होता है, और आरबीसी के साइज से थोड़ा सा ये बड़ा होता है।
एमेबॉइड मूवमेंट कैन मूव आउट द कैपिलरीज। ये क्या होता है कि एमेबॉइड मूवमेंट की वजह से ये बाहर की तरफ, मतलब कैपिलरी से भी बाहर निकल जाते हैं। क्या होता है ना, कैपिलरी में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स। उसी पोर्स से ये क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं, और कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो वहां पे उससे ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं। तो यही एमेबॉइड मूवमेंट की वजह से कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं, और इनके मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को डायपिडासिस क्या कहते हैं, डायपिडाटिस पिडासिस। नॉर्मल अगर मेन की बात किया जाए नॉर्मल, तो ये 5,000 से लेके 11,000 के बीच में डब्ल्यूबीसी होते हैं। द प्रोसेस, अगर इसके फॉर्मेशन की बात की जाए, इसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोपोइएसिस। क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइएसिस। ऐसी बहुत सारी कंडीशन आती है कि जहां पर बेटा डब्ल्यूबीसी के नंबर कम होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? कम, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया। किस कंडीशन में? एचआईवी, एड्स और टीवी वाली ऐसी कंडीशन होती है जहां पर डब्ल्यूबीसी के नंबर धीरे 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 कम होने लगते हैं। द कंडीशन ऑफ टेम्पररी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। अगर कुछ समय के लिए हमारे बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो रहे हैं, देखो क्या होता है, समटाइम्स हमारे को कुछ इन्फेक्शन हुआ, कोई वायरस या बैक्टीरिया ने हमारे ऊपर अटैक किया, तो सडनली हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जब हमला करेगा तो हमको हमारी सैन्य शक्ति तो बढ़ाना पड़ेगा, और डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाते हैं और उससे वो फाइट करते हैं, उस वायरस बैक्टीरिया को किल करके वापस से नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। तो अगर कुछ टेम्परेरी समय के लिए ये होता है तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं, लेकिन अगर ये बहुत लंबे समय तक के डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाए तो ये भी एक तरीके का क्या है, डिसऑर्डर है। सो टेम्परेरी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस ड्यू टू इन्फेक्शन। कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। लेकिन अनकंट्रोल इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, लेकिन कोई हमारा उसके कंट्रोल ही नहीं है, कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जा रहे डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा अमाउंट में, तब वो एक कैंसर का हो सकता है, कारण हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया। क्लियर है? नाउ अब इसका जो फंक्शन की बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो वर्क एज डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में यानी कि इम्यून सिस्टम का काम है, प्रोटेक्शन करता है। अब ये भी दो इसमें डिवाइड है, एक ग्रैनुलोसाइट्स और एक अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि देयर इज ग्रैन्युल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज ग्रैनुलोसाइट, तीन टाइप के एसिडो, बेसो और न्यूट्रोफिल्स। देन द अग्रैनुलोसाइट्स जिसमें कोई भी साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युल्स प्रेजेंट नहीं होते, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। चलो पट से देखते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। तो क्या बताया बेटा ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में, कि डब्ल्यूबीसी इन विच ग्रैन्युल्स आर प्रेजेंट, कहां पर, लेकिन साइटोप्लाज्म में, उसको क्या कहते हैं अपन, ग्रैनुलोसाइट। डब्ल्यूबीसी विद ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट। क्या होता है कि इसके जो हम न्यूक्लियस देखेंगे ना, वो अलग अलग लोब्स में प्रेजेंट होंगे। किसी के पास 2 लोब्स, 3 लोब्स, 5 से 7 लोब्स, ऐसे लोब्यूलर न्यूक्लियस हमको देखने को मिलेगा। सो द न्यूक्लियस ऑफ द ग्रैनुलोसाइट्स इज लोब्यूलेटेड इन शेप। ग्रैनुलोसाइट्स आर फॉर्म्ड बाय माइलॉइड स्टेम सेल। ग्रैनुलोसाइट्स कहां से बनते हैं भाई? माइलॉइड स्टेम सेल से। एंड वन फॉर्म्ड डू नॉट डिवाइड, अगर ये एक बार बन गए तो फिर बाद में डिवाइड नहीं होते हैं। ग्रैनुलोसाइट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 72% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। टोटल डब्ल्यूबीसी का जो ग्रैनुलोसाइट्स है वो 72% बनाता है। ग्रैनुलोसाइट्स आर सीक्रेटेड वेसिकल्स विच कंटेन वेरियस सिक्रीशंस, एंजाइम्स एक्सेट्रा। तो इससे बहुत सारे ऐसे वेसिकल्स बनाए जाते हैं जिसमें कुछ सीक्रेशंस हो सकते हैं या कुछ एंजाइम हो सकते हैं टू किल द इन्फेक्शन और द एंटीजन और एनी इन्फेक्शन। ओके, नाउ क्या बोल रहा है कि ग्रैनुलोसाइट्स जो है इसको 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक न्यूट्रोफिल जो कि न्यूट्रल स्टेन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। बेसोफिल क्या करेगा, बेसिक। और एसिडोफिल जो है, या इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इयोसिन नाम का क्या आता है भाई, एक स्टेन आता है जो कि ये एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इयोसिनोफिल्स भी बोलते हैं और एसिडोफिल भी बोलते हैं। तो क्या बता रहा है न्यूट्रोफिल के बारे में, न्यूट्रोफाइल्स के बारे में, तो यहां पर देखो हमको ऐसे 3 लोब्स देखने को मिल रहे हैं। तो हो गया भाई न्यूक्लियर, कैसा हो गया, लोब्यूलेटेड हो गया। क्या हो गया, लोब्यूलेटेड। और यहां पर ग्रैन्युल्स भी हमको दिखाई दे रहे है। सो द ग्रैनुलोसाइट्स व्हिच एब्जॉर्ब द न्यूट्रल स्टेन, जो न्यूट्रल स्टेन, स्टेन क्या होता है, कलर होता है, डाई होता है, जो उसको एब्जॉर्ब करेगा उसको अपन न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। ग्रैन्युल्स आर वेरी फाइन, जो ग्रैन्युल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, जो कि टोटल 70% होता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, नाउ कौन भाई, न्यूट्रोफिल्स। दिस सेल्स आर स्पेरिकल। सेल कैसा, ऐसा स्पेरिकल शेप का है एकदम। न्यूक्लियस इज सेवरल लोब्ड, 2 से लेके 7 लोब्स के बीच में इसके न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। नाउ दे परफॉर्म एमेबॉइड मूवमेंट। एमेबॉइड मूवमेंट यानी कि अमीबा के जैसे मूवमेंट जो शो करते हैं।
एंड फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस यानी कि इंगल्फ कर जाना, खा जाना। जैसे कि ये इन्फेक्शन है और ये मेरा क्या है, ये मेरा न्यूट्रोफिल, ये धीरे धीरे पास में आएगा और इसको इस तरीके से खा जाएगा, इंगल्फ कर जाएगा। ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? phagocytosis. Now they are responsible for destroying pathogen by process of phagocytosis. तो ये पैथोजन को क्या करते हैं? पैथोजन बोले तो हार्मफुल सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी के लिए इंफेक्शन क्रिएट कर सकता था, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। किस मूवमेंट से भाई? फेगोसाइटोसिस करके। ठीक है, तो क्या देखा हमने? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के बाद अब अपन देखेंगे बेसोफिल। क्या? बेसोफिल को सायानोफिल भी बोला है। नाउ द ग्रैनुलोसाइट्स व्हिच एब्जॉर्ब बेसिक स्टेन, जो कि बेसिक स्टेन एब्जॉर्ब करेगा, उसको बोलेंगे बेसोफिल। ग्रैन्युल्स आर वेरी स्मॉल, ऐसे छोटे छोटे हैं बट साइज में बड़े होते हैं। ये देखो जो ग्रैन्युल्स है क्या होते हैं? कम होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। इट इज नॉन फेगोसाइटिक स्मॉल स्पेरिकल सेल। ये फेगोसाइटिक मूवमेंट शो नहीं करता। ओके, 0.5 to 1% ही होता है टोटल WBC का। इसका जो न्यूक्लियस होता है ऐसा ट्विस्टेड होता है, देखो अंदर की तरफ ऐसे ट्विस्टेड दिखाई दे रहा है। प्रेजेंस इन इन्फेक्टेड एंड एलर्जिक कंडीशन ओनली, जब कहीं इन्फेक्शन या फिर एलर्जी वाली कंडीशन होगी तब ये वहां पर प्रेजेंस होगा। ओके, जो कि हेपेरिन सीक्रेट करता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे डिफरेंट हार्मोन्स और केमिकल्स का सीक्रेशन करता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज इओसिनोफिल, जिसको एसिडोफिल भी बोला हमने। ग्रेनुलोसाइट्स विच एब्जॉर्ब एसिड डाई, उसको क्या बोलते हैं अपन? इओसिनोफिल, एसिडोफिल। सिंपल से नाम से ही समझ में आ रहा है, हमको 2-4 पॉइंट मिल जाते हैं कि क्या लिखना है। ओके, सो इट कंटेन्स लाइसोसोमल ग्रैन्यूल। ये लाइसोसोमल ग्रैन्युल्स होते हैं इसके अंदर, जो कि काफी उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। लाइसोसोमल ग्रैन्युल्स इज स्टेन टू रेड कलर विथ एसिडिक स्टेन लाइक इओसिन। 1 to 3% होता है टोटल WBC का। बाइलोब्ड होते हैं न्यूक्लियस, देखो 2 लोब्स दिख रहे हैं यहाँ पर, 1 and the सेकेंड। तो 2 लोब होते हैं इसलिए बाइलोब बोल रहे हैं। दे डिस्ट्रॉय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, दोनों का क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जहां पर भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स साथ में दिखते हैं, ये दोनों को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, कैसे डिस्ट्रॉय करेगा? फेगोसाइटोसिस करके, यानी कि इंगल्फ करके। नंबर इंक्रीजेस इन एलर्जिक कंडीशन, जब एलर्जी वाली कंडीशन होती है तो इसके नंबर इंक्रीज होने लगते हैं और एंटी हिस्टामिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। काम क्या है भाई इसका? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी टॉक्सिसिटी है उसको खत्म करने का काम करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटी टॉक्सिन। क्लियर है? तो हमने 3 टाइप देख लिए हमारे ग्रैनुलोसाइट्स के। अब चलते हैं हमारा अग्रैनुलोसाइट की तरफ। अग्रैनुलोसाइट जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युल्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, उसको क्या कहेंगे? अग्रैनुलोसाइट। टोटल 28% होता है WBC का। ये लिम्फोइड स्टेम में फॉर्म्ड होता है और बाद में डिवाइड नहीं होता। यस, सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। नाउ द न्यूक्लियाई, जो इसका न्यूक्लिया होता है काफी लार्ज होता है बेटा। कैसे? लार्ज इन साइज बट नॉट लोब्यूलेटेड। साइज में इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है, लेकिन वहां पर कोई भी लोब्स हमको देखने को नहीं मिलते। ये भी 2 टाइप के हैं, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट के भी मैंने बताया था कि 2 टाइप होते हैं। चलो देख लेते हैं पट से। लिम्फोसाइट क्या है भाई? ये लिम्फोसाइट के बारे में कि ये एक स्मॉलेस्ट इन ऑल WBC, सबसे स्मॉल होता है सारे WBC में। जो इसका न्यूक्लियस होता है लार्ज साइज का होता है, लेकिन स्पेरिकल इन शेप का होता है। 20 से लेके 25 से लेके 30% टोटल WBC। नाउ बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट, ये क्या होते हैं? इसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा। कहां पर होगा? फॉर्मेशन यानी कि बनेंगे कहां पर? ये बोन मैरो में। लेकिन डिपेंड करता है कि ये मैच्योर कहां हो रहे, उस बेसिस पर इनका नाम है। अगर ये बोन मैरो में ही क्या हो गए? मैच्योर हो गए तो बी लिम्फोसाइट बोलेंगे। अगर ये थाइमस एक ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में, अगर वहां जाके मैच्योर हुए तो उसको बोलते हैं अपन टी लिम्फोसाइट। क्लियर है? तो देख लेते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बोलता है कि इट इज मैच्योर इन बोन मैरो। कहां मैच्योर होता है भैया? बोन मैरो में। काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन और ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या है ना ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये जो बी लिम्फोसाइट है ना, ये एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें काफी अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से कौन से सेल, टी सेल और बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी, टी के टाइप भी अपन देखेंगे, बी के टाइप भी देखेंगे। क्लियर है? तो इट इज हाईली स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी। ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं बेटा, वो स्पेसिफिक एंटीजन के ही अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाते हैं। नाउ द सेकंड इज टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कहां मैच्योर होते हैं?
थाइमस में ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब ये सेल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? सेल का। जैसे ये एंटीबॉडी बनाते हैं, ये सेल बनाते हैं, अलग अलग टाइप के सेल, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, मेमोरी टी सेल और सप्रेसर टी सेल। यहां पर तो जस्ट आपके बुक में अभी नाम दिया गया है, जब चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे ना तो उसमें काफी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे अपन की हेल्पर टी सेल क्या करता है, किलर टी सेल क्या करता है, सारी चीजें देखेंगे। नाउ सबसे खतरनाक सेल मोनोसाइट यानी कि स्कैवेंजर्स, को स्कैवेंजर भी कहते हैं। ये देखो हाफ मून शेप्ड, किडनी शेप, बीन शेप, ये आपका क्या दिख रहा है भाई? इसका न्यूक्लियस दिख रहा है। ये लार्जेस्ट होता है डब्ल्यूबीसी में। नाउ न्यूक्लियस लार्ज इन साइज एंड बीन और किडनी शेप 3 से लेके 5% ही होता है और बहुत मोटाइल होता है, मूव करता है इधर से उधर। ओके, दे आर मेनली फेगोसाइटिक यानी कि ऐसे खा जाता है, डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड डेड एंड डैमेज टिश्यू बाय फेगोसाइटोसिस। जो भी डेड टिश्यू, डैमेज टिश्यू है उसको भी ये क्या कर जाता है? खा जाता है, इंगल्फ कर जाता है और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? मोनोसाइट। तो 3 चीजें देखनी थी बेटा अपने को। क्या देखनी थी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी देख लिया, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स भी देख लिए इतने सारे। अब आ जाते हैं अपन प्लेटलेट्स की तरफ। प्लेटलेट्स क्या है? ये क्लॉट करने का काम करते हैं। क्लॉट, जैसे कि मुझे यहाँ पर कट लग गया तो मैं थोड़ी देर वहां पर हाथ लगा के रखूंगा, थोड़ी देर बाद ब्लड ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। क्या दिन भर बहते रहेगा? क्या नहीं, वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ? वहां पर प्लेटलेट और प्लेटलेट्स के डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि अपन उसको कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, ने वहां पर अपना एक्शन परफॉर्म किया, जिसकी वजह से वहां पर क्लॉट जमाया और खून का बहना रुकवाया। ओके, ये सारा देखेंगे कैसे होता है। सो प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या है? सेलुलर फ्रेगमेंट है। प्लेटलेट्स क्या है? एक सेल है जिसको अपन कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। क्या कहते हैं? मेगा कैरियोसाइट। ये इसके छोटे 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 टुकड़े यानी कि फ्रेगमेंट्स को अपन क्या कहते हैं? प्लेटलेट। तो मेगा कैरियोसाइट्स ब्रेकन डाउन इनटू मैनी फ्रेगमेंट और उसको अपन प्लेटलेट्स कहते हैं। दिस प्रोड्यूस इन बोन मैरो। कहां बनते हैं भाई? ये बोन मैरो में। बाय कॉन्वेक्स होते हैं। देखो आरबीसी बाय कॉन्केव ऐसा होता है, ये बाय कॉन्वेक्स होते हैं ऐसा। ओके, ओवल होता है और बहुत छोटे साइज के होते हैं। न्यूक्लियस इसमें भी नहीं होता। इसके बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? थ्रोम्बोपोइएसिस। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोपोइएसिस। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइथेमिया। नॉर्मली जो होता है कितना होता है? 2.5 से लेके 4.5 लाख mm³ ब्लड इन द नॉर्मल कंडीशन। और ये कहां देखने को मिलता है? रिब्स स्टर्नम के रेड बॉन मैरो में भी हमको देखने को मिलता है। भाई काम क्या है इसका? सीक्रेट प्लेटलेट्स फैक्टर। देखो टोटल ये जो है ना 13 फैक्टर सीक्रेट करता है। कितना? 13, जिसमें से जो 6th नंबर का है ना बेटा वो इनएक्टिव है। कैसा है? इनएक्टिव होता है। ये सारे फैक्टर्स एक कैस्केड मतलब एक ने दूसरे को एक्टिव किया, दूसरे ने तीसरे को एक्टिव किया, तीसरे ने चौथे को, ये एक दूसरे को एक्टिव कर करके स्टिमुलेट कर करके एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं कैस्केड रिएक्शन। तो इसेंशियल इन ब्लड क्लॉटिंग, सील रप्चर ब्लड वेसल। जो भी ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है उसको सील करने का काम करते हैं। और ये सेरोटोनिन वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, सेरोटोनिन हार्मोन है जो कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे कि समझ लो कोई पाइप है, वहां से पानी बह रहा है, हमने उसको वहां से दबा दिया तो क्या होता है कि वहां से जो ब्लड लॉस, वाटर लॉस है वो कम होगा। वैसे ही क्या होता है कि अगर हमारे ब्लड वेसल्स कहीं से रप्चर हो जाती है तो वहां पर कॉन्स्ट्रिक्ट आ जाता है, मतलब वहां पर भी इस तरीके से प्रेशर लगाया जाता है जिसकी वजह से वहां पे ब्लड लॉस कम होता है। तो ये काम करता है हमारा भाई प्लेटलेट्स। तो ये क्लॉट कैसे होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म देखते हैं कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है। तो ये है अपने प्लेटलेट्स। देखो क्या बता रहा है कि क्लॉटिंग और कोएगुलेशन इज द प्रोसेस जिसमें कन्वर्ट किया जाता है एक लिक्विड ब्लड को सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड ब्लड को सॉलिड फॉर्म में जब अपन कन्वर्ट करेंगे तभी ना जाके ब्लड क्लॉट होगा, तभी तो अपन उसको बोलते क्लॉट हुआ भाई। ओके, सो ये हमारे नॉर्मल बॉडी में नहीं होना चाहिए। जब कहीं से ब्लड क्या होते जा रहा है भाई, वहां से निकलते जा रहा है या बहते जा रहा है, तभी ये वहां पर होना चाहिए। सो इसीलिए ऐसे फैक्टर्स वहां पर वर्क करते हैं। तो दो तरीके से चीज होती है। अगर ये हमारे बॉडी के अंदरूनी हिस्से से अगर कोई इस पे सिग्नल आता है तो उसको इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। अगर कोई बाहर से कहीं चीज डैमेज हो गई और उसके वजह से अगर ये हमारे फैक्टर्स एक्टिव हो, ये प्रोसेस एक्टिव हो, तो अपन उसको कहते हैं भाई एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ओके, नाउ द प्रोसेस में बी इनिशिएटेड बाय कांटेक्ट ऑफ ब्लड विद द फॉरेन सरफेस। जब भी कोई फॉरेन सरफेस से ब्लड कांटेक्ट करता है तब जाके ये प्रोसेस इनिशिएट होती है। जब अंदर बॉडी के अंदरूनी होता है तो इंट्रिंसिक, और जब ये बाहर से कोई डैमेज मिलता है उसको तो उसको बोलते हैं अपन एक्सट्रिंसिक प्रोसेस।
Intrinsic and extrinsic process involve interaction of various substance called clotting factor। बहुत सारे clotting factors involve होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 13, जिसमें से 6 वाला यूज नहीं होता एक्टिव तरीके से। थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। देखो ये काम कैसे करता है, देखो बहुत इजी है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिनेज। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज सबसे पहले हेपेरिन को इनएक्टिव कर देता है। क्या कर देता है? इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि हेपेरिन क्या करता है? एंटीकोएगुलेंट है, यानी कि हेपेरिन जब तक के रहेगा तो वहां ब्लड क्लॉट हो पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जिसने किसका फॉर्मेशन किया था? प्रोथ्रोम्बिनेज ने। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है तो सबसे पहले ये हेपेरिन को इनएक्टिवेट करता है और कन्वर्ट करता है इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को किसमें? थ्रोम्बिन में। और फिर यही थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है सोल्यूबल ब्लड प्रोटीन को इनसोल्यूबल में, जैसे कि फाइब्रिनोजन इनटू इनसोल्यूबल फाइब्रिन। देखो कोई चीज वाटर में इनसोल्यूबल फॉर्म में है तो भाई वो तो फ्लो होते रहेगी, लेकिन वो जैसे ही वो इनसॉल्युबल हो जाएगा तो एक अपना सॉलिड फॉर्म बन जाएगा और वहां पर वो क्लॉट का काम करने लगेगा। देखो बहुत इजी है, देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, समझो आप। ठीक है, क्या बोला है कि सबसे पहले जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक चीज का फॉर्मेशन करता है जिसको अपन कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिनेज। ये प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम है, ये क्या करता है? हेपेरिन को इनएक्टिव कर देता है। क्या करता है? हेपेरिन को इनएक्टिव कर देता है। और जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। किसमें? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और ये थ्रोम्बिन इनसॉल्युबल प्रोटीन को सॉल्युबल प्रोटीन को इनसॉल्युबल यानी कि फिब्रिनोजन और कोलेजन फाइबर्स में कन्वर्ट करता है, जिसके वजह से वहां पर जाकर ये क्लॉटिंग का काम करने लगते हैं। मतलब वहां पर फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है? क्लॉट जमा होने लगता है। देखो क्या हो रहा है बेटा, देखो ट्रॉमा और इंजरी के वजह से हो सकता है एक इंट्रिंसिक पाथवे या एक्सट्रिंसिक पाथवे के वजह से हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। सो ये इंट्रिंसिक पाथवे से भी फैक्टर 10A को एक्टिव करेगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे से भी सेम होगा। फैक्टर 10A क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन अभी देखा हमने, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन और क्लॉट में क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है। बहुत इजी सी चीज है, वैसे तो काफी डिफिकल्ट है, लेकिन आपको उतना डिटेल्ड में ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर आप बीएससी लेवल पर इसको पढ़ते हैं, इवन आप इसको अगर नीट के हिसाब से पढ़ते हैं तो काफी डिफिकल्ट लेवल से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे उनके फैक्टर्स के नेम, कब कौन सी रिएक्शन, कौन कब एक्टिव हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम 12th बोर्ड की बात करें, वो भी महाराष्ट्र बोर्ड की, तो इतना कुछ हमको इतना इसमें डीप में नहीं देखना है। जस्ट बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि कौन किसको एक्टिव कर रहा है, और आखिरी में जाके हमारा इनसॉल्युबल फाइब्रिनोजन बनता है, जिसकी वजह से क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हमने देखा, देखो टोटल हमको जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको 3 चीजें देखनी थी बेटा, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ओके, तो ब्लड आज हमने कंप्लीट कर चुका है, जिसमें अपन ने देखा कि ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड। लिक्विड को प्लाज्मा कहते हैं, जो कि 55% होता है। बचा हुआ जो सॉलिड पार्ट होता है वो 44% होता है। उसके 3 पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और लास्ट वन इज प्लेटलेट, जिसको अपन थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में फिर आज नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कैसा हार्ट होता है, कितने साइज का होता है, कितना वेट होता है, कैसे फंक्शन करता है, बहुत सारी चीज हार्ट के बारे में देखना है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में हमारे हार्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।